ये कहानी सिकी की है जो पढ़ने लिखने की उम्र में अपने घर पर गन बनाता है और वेपन का बिजनेस करता है। सिकी को उसी वक्त उसके दोस्त का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसे उसके स्कूल से निकाल दिया गया है। लेकिन इस चीज पर दुखी होने की बजाय वो अपने दोस्त से खुशी से बातें कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो अपने फोन को रखता है उसे अफसोस होता है कि आखिर अब वो क्या करेगा। एंड तभी वहाँ पर सिकी का पापा आता है और वो सिकी के सर पर एक मुक्का लगाता है क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि सिकी को स्कूल से निकाल दिया गया है। तो वो उसे पूछता है कि अब तुमने क्या कर दिया, बेवकूफ कहीं के। तो सिकी जबान लड़ाते हुए कहता है, आखिर आपको इतनी परवाह क्यों है, आप अपना मुंह बंद ही रखो। इस पर सिक्के का डैड गुस्से होते हुए कहता है कि क्या तुमने अभी अभी अपने बाप को चुप रहने के लिए कहा। और वह सिक्की के ऊपर दूसरा अटैक करता है, लेकिन इस बार सिक्की उससे बचकर अपने बेड पर जा पहुंचता है। सिक्की का डैड सिक्की के कमरे को देखकर कहता है कि आखिर यहाँ पर इतने सारे वेपन क्यों है, हम एक नॉर्मल दुकान चलाते हैं ना कि वेपन का बिजनेस। तो सिक्की उनसे कहता है, चुप रहिए, आपका इससे कोई भी लेना देना नहीं है। वैसे भी आपकी दुकान पर तो कस्टमर कम होते जा रहे हैं, बकवास बनकर बेवकूफ, ये बड़ों का मामला है। बड़ों का मामला, बड़े वो भी आप, अच्छा जोक है। जिसे सुनकर सिक्की का डैड कहता है, क्या आप मुझे स्कूल से निकाला जाने वाला बच्चा सिखाएगा कि आखिर मुझे क्या करना है। लेकिन इस बात को सुनकर सिक्की सीरियस होते हुए कहता है, मैं कभी भी आप जैसा नहीं बनूंगा और मेरे लिए ये सुकून की बात है कि हमारा खून का रिश्ता नहीं है। तो उसका डैड कहता है कि हे सिक्की, ऐसी बातें मत करो। लेकिन तभी फोन कॉल की आवाज आती है। तो सिक्की का डैड कॉल को उठाने के लिए चला जाता है, जो कि किसी कस्टमर का होता है, और उसे बात करते वक्त वो सिक्की की बचपन वाली फोटो को देख रहा होता है। दूसरी ओर सिक्की थोड़ा उदास होकर कहता है, काश मुझे किसी अमीर आदमी ने उठा लिया होता। और वो अपनी गन को अच्छे से पकड़कर सामने की ओर निशाना लगाता है। लेकिन तभी उसके पीछे एक बड़ा धमाका होता है और व्हाइट कलर का धुआं चारों ओर फैल जाता है। इसमें से एक ब्लैक कलर की मिस्ट आती है और वो सिक्की को पकड़कर रूम से बाहर निकाल देती है। सिक्की देखता है कि उस धुएं में से एक आदमी चलकर उसकी ओर ही आ रहा था और बड़े ही बेडस तरीके से कहता है, तुम्हारा नाम ही सिक्की है ना। लेकिन तभी एक कार आकर उसे ठोक देती है, जिसे कि सिक्की का डैडी चला रहा था, और वह जल्दी से सिक्की को अंदर आकर बैठने के लिए कहता है और वो दोनों वहाँ से फौरन निकल जाते हैं। रास्ते में सिक्की पूछता है कि जरा आसान वर्ड में समझाओ कि आखिर चल क्या रहा है। भले ही उसने मुझ पर अटैक किया, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसे गाड़ी से उड़ा दे। तो उसका डैड कहता है, चुप रहो, वो अभी भी मरा नहीं है। लेकिन इस बात पर सिक्की को यकीन नहीं था। तो सिक्की का डैड कहता है, ध्यान से सुनो, मैं बस एक ही बार कहूंगा, तुम एक ओनी के बच्चे हो और वो आदमी मोमोतारो का डेसिंग डैड। इसे सुनकर सिक्की कहता है, हैं, क्या आपको ऐसे टाइम पर जोक सूझ रहे हैं। तो सिक्की का डैड कहता है, मानता हूँ इस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन तभी उसके ऊपर अटैक हो जाता है। तो उनकी पूरी की पूरी कार ब्लैक मिस्ट से कवर हो जाती है, जिसे देखकर सिक्की का डैड कार को एक जगह पर रोकता है और सिक्की को जल्दी से बाहर निकाल देता है। पर इसे देखकर सिक्की शॉक था कि आखिर ये है क्या। आगे सिक्की का डैड कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, लेकिन तभी वो कार ब्लास्ट हो जाती है और सिक्की भी वहाँ से गायब। लेकिन सिक्की का डैड देख लेता है कि वो ब्लैक चीज वेयर हाउस के अंदर जा रही है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं सिक्की को, जो कि उस ब्लैक मिस्ट से पूरी तरह से बंधा हुआ था। और उस जगह पर हम उसी बंदे को देखते हैं जिसका नाम है सामेदारे। ये सामेदारे सिक्की से कहता है, उन्हीं का खून इंसानियत के लिए खतरा है, इसीलिए उसे मारने के लिए मेरे जैसे मोमोतारो आगे आते हैं। लेकिन सिक्की उसकी बात से नहीं बल्कि ये देखकर शौक था कि आखिर ये बुढ़ा अब तक जिंदा कैसे है। तभी वहाँ पर सिक्की का डैड आता है और वो कहता है, मोमोतारो और ओनी की बात सच है, ये दोनों एक दूसरे के साथ हजारों सालों से लड़ते आए हैं। एक वक्त ऐसा आया कि सभी मोमोतारो एकजुट हो गए और उन्होंने अपनी एक एजेंसी बना ली, जिसे डर कर सभी ओनी इंसानों के बीच छिप गए। लेकिन इन सारी बातों को सुन के सिक्की को कुछ घंटा समझ नहीं आता। पर तभी सामेदारे उस ब्लैक मिस्ट से अपने वेपन को बनाता है और पल भर में सिक्की के डैड पर अटैक कर देता है। लेकिन सिक्की का डैड भी सेम वेपन को निकालकर उसके अटैक को ब्लॉक करता है, जिसे सामेदारों को उससे दूर होना पड़ता है। एंड कहता है, ये ब्लैक मिस्ट खास तरह की चीज है जो मोमोतारो के पास होती है। वो सिक्की के डैड से कहता है, काफी वक्त हो गया सेनपाई, और अब तो हम दोनों ही बूढ़े हो चुके हैं। एंड हमें पता चलता है सिक्की का डैड त्सुयोशी मोमोगारा मोमोतारो एजेंसी का पुराना मेंबर है। इसे सुनकर सिक्की तो एकदम ही शौक कि मेरा डैड एक मोमोतारो है। पर सिक्की का डैड कहता है, मुझे इस नाम से बुलाना बंद करो। सामेदारे कहता है, नाम बदलने से ये बात चेंज नहीं होगी कि आप एक मोमोतारो के एजेंट थे। या कहीं आप ये बात भूल तो नहीं गए कि ओनी कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं, और आपने तो अपने साथ एक ओनी को रखा, इसके साथ आप भी मरोगे। जिसे सुनकर सिक्की का डैड कहता है, चुप कर साले, और वो सामेदारे के ऊपर अटैक कर देता है और उनके बीच एक तगड़ी फाइट स्टार्ट होती है। इसे देख सिक्की कहता है, एक के बाद एक अजीब चीजें पता चल रही है। दूसरी ओर लड़ते हुए सामेदारे सिक्की के डैड को समझाता है कि आखिर ओनी किस तरह के लोग हैं, लेकिन सिक्की का डैड उसकी बात नहीं सुनता। और जब वो सामेदारे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे जाता है, सामेदारे वहाँ से गायब होकर तुरंत ही उसके पीछे आ जाता है। सिक्की के डैड पर एक खतरनाक अटैक कर देता है। इसके लगने की वजह से वो नीचे गिर जाते हैं। सामेदारे कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था कि आप उस ओनी को छोड़ दो, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। और तभी सिक्की का डैड सामेदारे का पैर पकड़ता है, कहता है, क्या तुझे लगता है एक बाप अपने बेटे को मरते हुए देखेगा? मैं उसे जरूर बचाऊंगा, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, वो तो बस एक मासूम बच्चा है। लेकिन सामेदारे उसकी कोई भी बातों को नहीं सुनता, उल्टा वो उसे मारने के लिए अपना हथियार बाहर
बाहर निकल लेता है। इसे देखकर सिकी मन ही मन में सोचता है क्या मैं यहाँ पर लटक कर बस ये सारी चीजों को देखता रहूंगा, क्या मुझे इस वक्त कुछ करना नहीं चाहिए। और तभी सिकी के अंदर का ओनी मॉन्स्टर उसके ऊपर हावी होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से उसके चेहरे में से खून निकलना शुरू होता है। सिकी अपने मन में बस एक ही चीजें दोहराए जा रहा था कि वो सामेदारे को मार देगा। और आगे सामेदारे जैसे ही ऊपर देखता है सिकी वहां से गायब हो चुका था। और जैसे ही वो अपने पल के झपकाता है उसके ऊपर बहुत सारी गन का अटैक हो जाता है। सिकी वो जैसे तैसे खुद को बचा लेता है, लेकिन अभी भी उसे अपने आसपास कोई नहीं दिखता क्योंकि सिकी ऊपर लटका हुआ था जिसने पूरी तरह से मॉन्स्टर का रूप ले लिया है। जिसे देखकर सामेदारे भी शॉक था। वो मॉन्स्टर नीचे आते ही सामेदारे के ऊपर हमला कर देता है और उन दोनों की इस फाइट के दौरान सामेदारे उस मॉन्स्टर का एक हाथ काट देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे इजीली दोबारा से रिजनरेट कर लेता है और अगले ही पर अपनी बॉडी से कई सारे वेपन्स को बना लेता है। जिसे देखकर सामेदारे तो एकदम ही घबरा चुका था एंड बूम, वो मॉन्स्टर एक साथ अपने सारे वेपन को सामेदारे के ऊपर शूट करता है, जिनसे सामेदारे जैसे तैसे खुद को बचाता है और वहां से भागने लगता है और एक मौका देकर जंप करते हुए अपने हथियार उस मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है। लेकिन अगले ही पल वो मॉन्स्टर एकदम से सामेदारे के पास आता है, उसे पंच मारते हुए दूर उड़ा देता है, जिससे सामेदारे जख्मी हालात में जमीन पर पड़ा हुआ था। अभी वो मॉन्स्टर सामेदारे के पास आता है और उसके चेहरे पर अपना पैर रखते हुए सामेदारे के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो जगह पूरी तरह से तबाह हो जाती है। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि सामेदारे अभी भी जिंदा है, लेकिन दूसरी ओर वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है, धीरे धीरे इंसानी फॉर्म में आने लगता है। जैसे इसी की नॉर्मल फॉर्म में आता है वो खुद के ऊपर यकीन नहीं कर पाता कि वो एक मॉन्स्टर है। लेकिन इन सारी चीजों को देखकर सामेदारे उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसे मारने ही वाला होता है कि सिकी के आगे उसका डेड आ जाता है। तो सामेदारे के अटैक को अपने ऊपर लेकर सिकी की जान बचा लेता है। इसे देख सामेदारे कहता है तुमने अभी भी अपना मन नहीं बदला ना। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पर तुसोयोशी अपने हाथ में एक बच्चे को पकड़े हुए खड़ा था और ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि सिकी है। जिसे देख सामेदारे उसे मना करता है कि वो उस ओनी बच्चे को छोड़ दे, लेकिन तुसोयोशी उसकी बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। एंड यहीं पर पता चलता है कि बहुत साल पहले ओनी का बर्थ हुआ और वह इंसानों को मारने लगे क्योंकि उस टाइम पर उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन एक दिन उन ओनी को रोकने के लिए मोमोतारो नाम का एक पर्सन आगे आता है और उस टाइम के सभी बुरे ओनियों को मार देता है। लेकिन ये तो बस ओनी और मोमोतारो की जंग की शुरुआत थी और इसी तरह से ये लड़ाई उस वक्त से लेकर आज तक चल रही है। इसके बाद प्रेजेंट के सीन में सिकी का डैड सिकी के बचपन को याद करते हुए कहता है हमारे साथ बिताए गए ये कुछ वक्त इतने भी बुरे नहीं थे। दूसरी ओर बाहर इतने खतरनाक डिस्ट्रैक्शन को देखकर सभी लोग शॉक थे। अगले सीन में हम सामेदारों को देखते हैं जो कि धीरे धीरे करके वहां से गायब हो जाता है और सिकी अपनी डैड को संभालता है। सिकी वहां पर मदद के लिए सबको पुकार रहा था और सिकी का डैड उसे चुप रहने के लिए कहता है कि इस आखिरी टाइम पर मुझे तुमसे बात करने दो। वो उसे बताता है कि ये ओनी मोमोतारो तुम्हारे लिए काफी नया है, लेकिन शायद अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा, तो स्ट्रॉन्ग बनना और मोमोतारो ओनी दोनों को हराना ताकि तुम एक आजादी की जिंदगी जी सको। ये एक वादा है एक मर्द का मर्द से। सिकी कहता है चुप रहो, मैं इस ड्रामे को ज्यादा लंबे समय तक नहीं सुन सकता। आखिर आप कितने ज्यादा घायल हो चुके हो, मुझे आपको अस्पताल पहुंचाना होगा। और उन्हें इस हालत में लेकर वो वहां से आगे बढ़ने लगता है। सिकी कहता है मैं ऐसे ही आपको मरने नहीं दे सकता, मुझे अभी भी आपके साथ और जीना है। इसे सुनकर सिकी का डैड वहां पर स्माइल करता है और उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। मरने के बाद सिकी के डैड के आखिरी वर्ड थे कि काश ओनी और मोमोतारो भी इस तरह एक साथ रह पाते तो कैसा रहता। अब अपनी डैड की वहां पर मौत देखकर सिकी एकदम ही शॉक हो जाता है और वहां पर रोने लगता है। अभी वहां पर सिकी के पीछे एक पर्सन आता है। वो कहता है यहाँ पर कई सारे लोग हैं। जिसे किसी की देख पाता उससे पहले ही वो पर्सन सिकी को बेहोश कर देता है। आगे वो पर्सन कहता है किसी को अपने इतने नजदीक आने देना अच्छी बात नहीं है। दूसरी तरफ हम मोमोतारो की एजेंसी का सीन देखते हैं। यहाँ पर कुछ पट्टी से बंधे हुए मरियल लोग कहते हैं सामेदारे नाकाम रहा, कमजोर कहीं का। भी वो दूसरा पर्सन कहता है शायद अब मोमोतारो कमजोर हो रहे हैं, लेकिन लोगों को ये पता नहीं चलना चाहिए कि वो दरिंदे ओनी अभी भी उनके बीच रह रहे हैं। और ये सारी बातें वो 5 बंधे हुए लोग कर रहे थे और वो वहाँ पर डिसाइड करते हैं कि वो सभी ओनी को मार देंगे। इसके बाद हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि फोन पर अपने प्रिंसिपल के साथ बातें कर रहा था। प्रिंसिपल उसे कहता है मैंने सुना है कि तुम एक एंट्रेंस एग्जाम लेने वाले हो। इस पर वो पर्सन कहता है हाँ ऐसा है, लेकिन इसमें कोई भी खास बात नहीं है। प्रिंसिपल कहता है अरे छोड़ो भी, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम भी इसके लिए काफी एक्साइटेड हो क्योंकि कई सालों से तुमने इस एग्जाम को किसी को भी पास करने नहीं दिया, तो ध्यान रहे वो सभी स्टूडेंट जिंदा रहे। इसके बाद हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर छोटा सिकी एक जगह पर खेल रहा था। तभी उसका डैड उसे घर बुलाने के लिए आता है, जिसे देख छोटा सिकी कहता है तो चलो फिर मुझे उठा लो। तभी उन्हें वहाँ पर कोई मार देता है। तभी सिकी की आंख खुल जाती है। वो देखता है कि उसे एक कमरे के अंदर बांध कर रखा गया है। इसके ठीक बगल में वही बंदा जिसने सिकी को बेहोश किया था वो अपनी एक्सरसाइज कर रहा था। वो सिकी से कहता है मुझे अपनी बातों को दोहराना पसंद नहीं है, जिसे सुन सिकी उसकी तरफ मासूमियत भरी नजर से देख रहा था। आगे वो पर्सन अपना नाम नाइतो बताता है और अपने सर से सिंह बाहर निकल कर कहता है मैं भी तुम्हारी तरह एक ओनी हूँ, पर मैं तुम्हें इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। मैं यहाँ पर तुम्हारी ट्रेनिंग, काबिलियत और तुम्हारा बर्ताव देखूंगा, इससे मुझे ये पता चलेगा कि तुम हमारे काम के लायक हो या नहीं। ये कहते हो फटाक से एक बोर्ड सिकी के पास ले आता है और सिकी को
काम की चीज बताने की बजाय कहता है ये स्केट काफी ज्यादा फास्ट है, काम के भी है, इसीलिए इसे मैं यूज करता हूँ। जिसे सुनकर सिकी उसके ऊपर गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन उसका मुंह बंद है तो वो कुछ बोल नहीं पाता। नाइटो उस बोर्ड के ऊपर 2 वर्ड को लिखता है, मोमोतारो एजेंसी एंड ओनी एजेंसी। इसमें से हमें पता है कि मोमोतारो एजेंसी ओनी को मारने के लिए बनाई गई है और वो ब्लैक मिस्ट का यूज करके उन्हें मारते हैं, लेकिन ओनी एजेंसी सिकी की तरह अवेकन हुए ओनी को ढूंढते हैं और उन्हें परखते हैं कि वो ओनी एजेंसी के लायक है या नहीं। और इतना कहने के बाद वो सिकी का मुंह खोलता है। सिकी कहता है तुम्हारी आखिर प्रॉब्लम क्या है और मेरे डैड कहाँ पर है, अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो नाइटो कहता है मैंने पहले ही कहा तुम्हारी डैड की बॉडी सही सलामत है, क्या तुम्हारा छोटा सा दिमाग इस चीज को भी समझ नहीं पाया। सिकी कहता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करता। इसे सुनकर नाइटो कहता है तो तुम जिद्दी टाइप के बच्चे हो, वैसे तुम्हारे ये बेकार के सवाल खत्म हो गए हो तो हम टेस्ट शुरू करते हैं। लेकिन सिकी तो अभी भी चिल्लाया जा रहा था कि मुझे अभी के अभी खोलो और तुम अपना मुंह बंद करो। नाइटो कहता है मैंने तुम्हें बांधा है क्योंकि तुम लड़ाकू बच्चे हो, लेकिन सिकी तो उसकी बात ही नहीं सुनता। तो नाइटो उसे कहता है मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारा अभी इवोल्यूशन होने वाला है, फिर भी तुम चिल्लाए जा रहे हो। इस पर सिकी गुस्सा तो था ही, पर वो खुद को शांत करते हुए कहता है इवोल्यूशन, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना और मेरे पास ऐसी फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है। और डार्क स्माइल करते हुए कहता है तो मुझे खोलने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। ऐसी बद्दी शकल से मुझे मत देखो। और आखिरकार वापस जैसे कि डेविल की तरह चिल्लाने लगता है। इसे देखकर नाई तो एक जगह पर अपना छाता रखता है और अपनी टाई निकालता है। सिकी से कहता है शायद तुम्हें ऐसे लोग नहीं पसंद जो टाई लगाकर तुमसे बातें करते हो। तो तभी वो उस टाई को सिकी के मुंह के ऊपर फेंक देता है। इसके बारे में सिकी कुछ समझ जाता है। अगले ही पल नाई तो उस टाई से सिकी का गला दबाते हुए कहता है एक जिंदा चीज का असली रूप तभी सामने आता है जब वो मरने की कगार पर हो। तो अपने छोटे दिमाग का यूज करो और इससे बाहर निकलने का तरीका ढूंढो, अगर ये भी नहीं कर सकते तो मरो। इसे सुनकर सिकी कहता है मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। उसके पूरे चेहरे से खून आने लगता है क्योंकि जमीन पर एक ही जगह पर गिर रहा था। और तभी वहां पर हम देखते हैं कि सिकी बेहोश हो जाता है। इसे देख नाई तो कहता है तुम तो बेवकूफ निकले। तो तभी वो एक जगह पर इकट्ठा खून नाइतो के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे नाइतो आसानी से बच हो जाता है। पर अगले ही पल सिकी का मॉन्स्टर गन लेकर उसके बगल में खड़ा था और वो नाइतो के ऊपर शूट कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस अटैक से भी नाइतो को कुछ भी नहीं होता और वो सिकी के पॉइंट को माइनस करे जा रहा था क्योंकि सिकी को अपने ओनी ब्लड का यूज करना ही नहीं आता। सिकी के मॉन्स्टर रूप को देखकर नाइतो कहता है तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि आखिर ओनी के ब्लड को कंट्रोल कैसे करते हैं। लेकिन इस बीस्ट मोड के बाद तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा क्योंकि बीस्ट मोड जैसे ही खत्म होगा तुम सब कुछ भूल जाओगे। और तभी वो बीस्ट नाइतो के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देख नाइतो कहता है कुछ लोग खुद को खुला छोड़ देते हैं जिससे वो खतरा बन सकते हैं दूसरे लोगों के लिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। इस चीज के बाद उन दोनों की काफी तगड़ी फाइट होती है। इसके अगले सीन में सिकी की आंख खुलती है, उसे पूछता है कि आखिर क्या हुआ था, लेकिन जैसे ही वो अपने हाथ देखता है वो दोबारा से शॉक हो जाता है। नहीं तो उसे बताता है कि ओनी ब्लड ताकतवर होते हैं लेकिन उसे कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल है। और हम उस कमरे की हालत को देखते हैं जो पूरी तरह से तबाह हो चुका था। नहीं तो सिकी को बताता है कि जब तुम बीस्ट बन जाते हो तब तुम अपनी यादों को खो देते हो और बस अपने सामने आने वाली हर एक चीज के ऊपर हमला करने के बारे में ही सोचते हो। लेकिन सिकी को कोई भी बात समझ नहीं आती और वो पूछता है तुम्हारे हाथ में ये आखिर अजीब सी चीज क्या है। नहीं तो वहाँ पर फ्लैक्स करते हुए कहता है ये कोई बीस्ट नहीं है, मैं बस अपने ओनी ब्लड को कंट्रोल कर रहा हूँ। इसे सुनकर सिकी एकदम ही शॉक। नहीं तो कहता है शायद अब मुझे इसके आगे समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें डिस्क्वालीफाई किया जाता है। इसे सुनकर सिकी मन ही मन में कहता है क्या बकवास है, कम से कम ऐसी लैंग्वेज में बोलो जिसे मैं समझ सकूं। लेकिन एक बात तो है ये बंदा काफी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वो नाइतो से कहता है मैं तुम्हें पसंद तो नहीं करता पर तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो। तो फिर मैं अपने घमंड को साइड कर रहा हूँ। ये कहते हुए उसके सामने झुककर कहता है मुझे प्लीज तुम माफ कर दो और मेरी ताकतवर बनने में मदद करो। लेकिन नाइतो कहता है नहीं, तुम लड़ाई में अपने दिमाग को यूज नहीं करते, साथ ही में ओनी ब्लड को भी नहीं कंट्रोल कर पाते, तुम बस एक नालायक हो। इसे सुनकर सिकी को गुस्सा तो आता है लेकिन इस टाइम पर वो कुछ बोल नहीं सकता और वो अपने मन में सोचता है इस आदमी ने पहले तो मुझे घुटनों पर नीचे बिठाया और फिर भी मेरी बेइज्जती कर रहा है। आगे नहीं तो कहता है शायद अब तुम्हें खत्म करने का वक्त आ चुका है क्योंकि एक ओनी को ऐसे ही खुला नहीं छोड़ सकते। और वो अपने अंगूठे से खून निकालकर एक छाता बना लेता है। इसे देखकर सिकी कहता है तो ये बात है, और ये कहते ही वो वहाँ से भागने लगता है। साथ ही में अपने हाथ को जमीन पर रगड़ते हुए कहता है मैंने अभी कुछ नहीं किया तो शायद ये मेरा आखिरी वक्त हो सकता है। दूसरी ओर नाई तो अपने सादे से नुकीली रोड बाहर निकाल लेता है। वहीं सिकी के हाथ से बहुत सारा खून भी आने लगता है और हम देखते हैं कि सिकी ठीक नाइतो के सामने आ जाता है। देखकर नाइतो अंदाजा लगाने लगता है कि सिकी किस तरीके से उसके ऊपर अटैक करेगा। हम देखते हैं कि सिकी वहाँ पर जंप करता है जैसे कि नाइतो ने सोचा था, लेकिन तभी सिकी उस नुकीली रोड पर से कूदकर ठीक नाइतो के बगल में आ जाता है और उसने अपने एक हाथ को शॉट गन में बदल लिया था। इसे देख नाइतो भी थोड़ा शौक होता है पर तभी सिकी उसके ऊपर शूट कर देता है और गन के रिकॉल के कारण वहाँ से दूर हो जाता है। और हम देखते हैं कि सिकी के उस अटैक को नाइतो ने बस एक उंगली से रोकर रखा था तो वो उसे पल भर में डिस्ट्रॉय कर देता है। सिकी के इस एक्शन को देखकर नाइतो कहता है ये बस एक तुक्का था क्योंकि सच तो ये है कि तुम आधे बीस्ट मोड में जा चुके हो। ये कहते हैं नाइतो वहाँ पर अपनी फुल पावर दिखाता है। ब्लड इक्लिप्स रिलीज बर्थ डेल्यूम।
लेकिन तभी सिकी कहता है मैं हार नहीं मानूंगा, मैं ऐसे ही मान नहीं सकता, और वो अपने बीस्ट मोड पर कंट्रोल कर लेता है। इसे देखकर नाइतो भी अपने पावर को डीएक्टिवेट कर देता है और आगे सिकी हंसते हुए कहता है कि ऐसा था ये। इसे देख नाइतो मन में कहता है क्या उसने अपने ब्लड पर कंट्रोल किया, शायद वो कोई तुक्का नहीं था। और वो सिकी से पूछ ही लेता है कि आखिर उसने ये कैसे किया। तो सिकी कहता है जानना चाहते हो तो मुझे पहले अपना चेला बना। तो नाइतो उसे कहता है मैं सोचूंगा इसके बारे में। झूठे कहीं क्या, लेकिन सिकी उसे बताते हुए कहता है उसे ओनी के ब्लड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन जब मैंने तुम्हें तुम्हारे खून से अम्ब्रेला बनाते हुए देखा तभी मेरे दिमाग की बत्ती जली कि हम दोनों ही ओनी है, तो क्यों ना मैं तुम्हें कॉपी कर लूं। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं अपने दिमाग में चिल्लाया और अपने हाथ को गन बनाने के लिए कहा और वो बन भी गया। लेकिन उसे सुनकर नाइतो कहता है ये कैसा बकवास लॉजिक है। वो अपने मन में कहता है कि आखिर इसके जैसे गधे ने ओनी के ब्लड को कंट्रोल कैसे कर लिया। इस तरह के लोग इस पावर के काबिल ही नहीं है, क्योंकि आमतौर पर ओनी के ब्लड को कंट्रोल करने के लिए अपने मन को शांत रखना पड़ता है, जिससे कि बीस्ट मोड हमारे ऊपर हावी ना हो, तो बस हम उसके ब्लड की पावर को यूज करके वेपन्स को बना सकते हैं। ऐसा बस नाइतो सोचता है, लेकिन शायद सिकी अलग है, क्योंकि शायद वो अपने मन को शांत रखने की जगह सीधे बीस्ट से ही अपनी पावर को मांगता है, जिससे शायद वो अपने दिमाग से काम ना लेकर अपनी इंस्टिंक्ट का यूज करता है। तभी सिकी नाइतो से कहता है मुझे ताकतवर बनने के लिए और उस आदमी को मारने के लिए तुम्हें जो कुछ भी आता है वो मुझे सिखाओ, और इससे शायद मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकता हूँ, प्लीज मुझे अपना चेला बना लो। लेकिन नाइतो इसे इनकार कर देता है, क्योंकि जो भी उसने अभी अभी किया वो एक पागलपन है, और वो अपने छाते को नुकीले हथियार में बदल देता है। इसे ले जाकर वो सिकी के बगल में घोंप देता है और कहता है मैं तुम्हें अपना चेला तो नहीं बना सकता, और स्टूडेंट जरूर बना लूंगा, पता नहीं कैसे, पर तुम इस एग्जाम में पास हो गए हो, क्योंकि शायद अभी तुम्हें फेलियर कहना एक जल्दबाजी होगी। लेकिन सिकी समझ नहीं पाता स्टूडेंट पास आखिर ये क्या है। इसके बाद नाइतो कहता है इस आइलैंड का नाम हैश ड्रॉप स्टेप है, इसे आमतौर पर ओनी की सामा के नाम से जाना जाता है। इसी आइलैंड के बीच में एक ओनी स्कूल है जिसका नाम है रेसेस्तु एकेडमी, जो कि नॉर्मल स्कूल से बिल्कुल अलग, और ओनी के लिए स्कूल मिलिट्री, जिसके अंदर वो ओनी बने हुए स्टूडेंट को मोमोतारो के खिलाफ लड़ने के लिए ट्रेन करते हैं। इसे जानकर सिकी कहता है इसका मतलब मैं एक आइलैंड के ऊपर हूँ। इसे सुनकर नाइतो उसकी आंख में अटैक कर देता है और उसे बताता है कि हम वहाँ पर अपने ओनी ब्लड को कंट्रोल करना सीखेंगे, जिसके अंदर मैं हूँ तुम्हारा होम रूम टीचर, तो तुम एक डोम में रहोगे और हर रोज मोमोतारो से फाइट करोगे। लेकिन अब इतनी सारी चीजों को एक साथ सुनकर सिकी कहता है लगता है मेरा सर फटने वाला है, लेकिन तुम्हारे दिमाग तो घुटने में है ना। ए चुप रहो, मेरी बेइज्जती करना बंद करो। वैसे सबसे जरूरी बात, क्या मैं इसे ज्वाइन करके स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ? नाइतो उसे कहता है ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, और अगर स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे तो निकाल दिए जाओगे। इसे सुनकर सिकी कहता है तो फिर मैं इसे ज्वाइन जरूर करूंगा। आगे सिकी कहता है अरे देखो मेरे सर पर कुछ निकला है, साथ ही में मेरे सारे घाव भी ठीक हो गए हैं। इसे सुनकर बाहर खड़ा हुआ नाइतो कहता है ये एक निशानी है कि तुम्हारा ओनी ब्लड एक्टिवेट हो चुका है, इसे तुम जल्दी से जल्दी अपने कपड़े पहनो। आगे सिकी अपने कपड़े पहन कर कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है मैं दोबारा से स्कूल जाने वाला हूँ। नाइतो कहता है तुम बस अकेले नहीं हो जो इस एग्जाम में पास हुए हो, लेकिन उनके बीच तुम सबसे ज्यादा कमजोर जरूर हो, जिनमें तुम बेकार निकले तो निकाल दिए जाओगे। लेकिन सिकी को इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और वो उसे पूछता है मेरे डैड का क्या हुआ। नाइतो उसे बताता है कि उनकी बॉडी फ्यूनरल के लिए तैयार है, इसे कि सिकी को खुद करना होगा। इसे जानकर सिकी उनके बारे में ही सोचने लगता है। इसे देखकर नाइतो उसे कहता है कि पछतावे के बारे में सोचना बस टाइम की बर्बादी है। ए तुम आखिर कितनी कड़वी बातें करते हो। आगे नाइतो उसे समझाते हुए कहता है फिर अपने पास्ट को भूलो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनो ताकि ऐसा आगे ना हो। और वो वहाँ से जाते हुए सिकी से कहता है तुम्हारे पास 15 मिनट है अपने क्लासरूम के आगे आने के लिए, अगर तुम टाइम पर नहीं पहुंचे तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। जिसे सुनकर सिकी एकदम ही शौक था और भागने लगता है। अगले सीन में वो दोनों एक रूम के आगे खड़े थे, जिसे देखकर नाइतो कहता है ये है तुम्हारी क्लास। इसे देख सिकी सोचता है मुझे किस तरह की एंट्री लेनी चाहिए, कि एक बेडेश एंट्री लूं या फिर एक शांत तरीके की एंट्री लूं। तभी नाइतो उसके पीछे से लात मारकर रूम में भेज देता है। इसके बाद क्लासरूम में सिकी कुछ स्टूडेंट को देखता है ऐसी हालत में। सिकी तभी नोटिस करता है कि उसकी नाक से खून आ रहा है। उसे साफ करने के लिए अपने क्लासमेट से टिश्यू मांगने लगता है, और वो टिश्यू को इस जीन नाम के लड़के से मांग रहा था, तो जीन उसे कहता है मुझसे तुम बात मत करो। इसे सुनकर सिकी एकदम ही शौक कि साले तू अभी अभी मुझे मिला है और इतनी अकड़ दिखा के बात कर रहा है, लेकिन वो उसके ऊपर हंसने लगता है कि तेरे तो सींग ही नहीं निकला, शायद तुम्हारा अभी भी ओनी ब्लड जागा नहीं है। क्या तुम्हें पता भी है इस एकेडमी के अंदर हमें अपने सींग को किस तरह से निकालना है और किस तरह से छुपाना है, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। और तभी जिन वहाँ पर अपने सींग बाहर निकालता है और बोलता है इसे बाहर लेकर घूमने वाले बेवकूफ और नौसिखिया होते हैं। इसे सुनकर इकारी नाम का लड़का कहता है बेवकूफ और नौसिखिया, क्या इसमें मैं भी आता हूँ, क्योंकि उसके भी सींग बाहर निकले हुए थे। तो जिन उसे बताता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम इसके अंदर नहीं आते। तो इकारी तुरंत ही खड़ा होता है और कहता है अगर तुम्हें इस बात का जवाब चाहिए तो बस एक ही बात कहूंगा, लड़ना चाहते हो तो आ जाओ। तभी जूजी कहता है सभी लोग शांत रहो और इस क्लासरूम के रूम को बिगाड़ो मत। दूसरी और हमारे नाम की लड़की घबराते हुए कहती है माफ करना पर मेरे पास टिश्यू नहीं है। और वहाँ पर कोने में बैठा हुआ रोकुरो नाम का लड़का कहता है शायद मेरा पेट दर्द कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सिकी और जिन तो अभी भी लड़े जा रहे थे। तभी उनके बीच अचानक से नाइतो आता है और कहता है तुम यहाँ पर मजे करने के लिए नहीं आए हो। इसे देखकर ये दोनों ही शौक थे,
आखिर ये हमारे पीछे आया कब। इसके बाद आगे नाहितो सबसे कहता है आज ओरिएंटेशन और स्कूल के रूल्स बताने वाला दिन है, लेकिन हम कुछ और करेंगे, तुम सभी होनी हो ना, तो चलो पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। जिसे सुनकर सिकी एकदम ही शॉक है कि हम एक गेम खेलने वाले हैं। और अगले ही सीन में नाहितो उन सभी को एक रेस्ट्रिक्शन एरिया के पास लेकर आता है और कहता है इस जगह का नाम है सिंद्रा फॉरेस्ट। तुम्हारे पास 2 घंटे होंगे मुझे पकड़े बगैर स्कूल जाने के लिए, और अगर तुम मेरे हाथों पकड़े जाओ तो वहीं पर रोक दिए जाओगे, एंड तुम में से सब लोग पकड़े जाएंगे तो वो खेल वहीं पर खत्म। और साथ ही में अगर तुमने टाइम पर गोल पूरा नहीं किया तो तुम निकाल दिए जाओगे। जिसे सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। नाहितो कहता है कि अगर तुम सभी सोचते हो कि ये एक नॉर्मल स्कूल है, तुम मरने के लिए तैयार रहो, क्योंकि ग्रेजुएशन होने के बाद तुम सभी लोग मोमोतारो का सामना करोगे, इसमें हर वक्त तुम्हारी जान खतरे में होगी। तो इसीलिए इस गेम को एक ट्रेनिंग की तरह लो। मैं इसके अंदर अपने ब्लड का यूज नहीं करूंगा, तो तुम लोग कर सकते हो। जब तुम बीस्ट मोड में आ जाओगे तभी मैं अपना ब्लड का यूज करूंगा। और तभी वहाँ पर जीन कहता है क्या होगा अगर हमने आपको मार दिया तो। जिस पर नाहितो कहता है ऐसा हुआ तो तुम ग्रेजुएट हो जाओगे। और ये बात सुनकर सिकी सोचता है कि अगर मैं ग्रेजुएट हो गया तो उस आदमी के और नजदीक पहुंच जाऊंगा, लेकिन टीचर को मारना इतना भी आसान नहीं है। आगे नाहितो कहता है कि सभी यहाँ पर किसी न किसी मकसद से आए हैं, तो उसे पूरा करने के लिए अपना जोर लगा दो, अगर नहीं किया तो तुम पीछे रह जाओगे। इसे सुन के सभी लोग मोटिवेट हो जाते हैं सिकी के अलावा। तभी वो कहता है मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। ये नाहितो कहता है एक और नया रूल है, और वो 2 बॉल को बाहर निकालता है। गोल तक पहुंचने के लिए तुम्हें इनमें से एक बॉल की जरूरत होगी। ये कहते हैं वो उन दोनों बॉल को थ्रो कर देता है। इन्हें देखकर एक स्टूडेंट कहता है पर बॉल तो 2 ही है। दूसरा स्टूडेंट कहता है कि शायद इसमें हमें आपस में ही लड़ना होगा, लेकिन नाहितो दूसरी बात बताते हुए कहता है तुम सभी बहुत हो इसीलिए मैं तुम्हें टीम में डिवाइड कर रहा हूँ। ग्रुप नंबर 1 में हो गया हमारे सिकी और जीन, ग्रुप नंबर 2 में हिकारू जूजी, ग्रुप नंबर 3 में कोकुरो और कुइना। ग्रुप 2 और 3 के पास बस एक ही बॉल बचेगी। इसे जानकर दोनों ही ग्रुप के एक मेंबर कहते हैं तो मजा आएगा लड़ने में। नाहितो कहता है ग्रुप नंबर 1 पहले जाएगा, इसके 15 मिनट बाद मैं उनके पीछे जाऊंगा। तभी सिकी कहता है कि मैं इस मास्क वाले बंदे के साथ नहीं रह सकता, ग्रुप चेंज कर दो। तो नाहितो कहता है तो फिर तुम निकाल दिए जाओगे। अरे नहीं मैं एडजस्ट कर लूंगा। तभी सिकी के पास एक लड़की आती है और वो खुद का इंट्रोडक्शन उसे देती है, और सिकी उसे अजीब नजरों से देख रहा था, क्योंकि सिकी अपने बचपन से एक गुंडे टाइप का बच्चा था, इसीलिए सभी लड़कियां उससे दूर ही रहना पसंद करती थी। और आज इतने सालों के बाद आखिरकार उससे किसी लड़की ने बात की है तो उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बोले। पर सिकी आखिरकार बोल ही देता है कि मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा। हमारे थोड़ा शर्माते हुए कहती है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सिकी इस बात को कहकर अपने आप पर बहुत ज्यादा प्राउड फील करता है। उसके बाद हमारे जीन के पास जाती है उससे भी इंट्रोडक्शन करने के लिए, लेकिन जीन उसे कोई जवाब ही नहीं देता, जिसे देखकर हमारे वहाँ पर फूट फूट के रोने लगती है। तो नेता बनते हुए सिकी जीन पर भड़क जाता है कि उसने एक लड़की को रुला दिया, उसे आखिर शर्म नहीं आई। लेकिन तभी नारुतो उन्हें अंदर जाने के लिए कहता है, जिसे सुनकर तीनों ही अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही जीन तो ट्री की डाली के सहारे बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था। वो नारुतो की बातों के बारे में सोचता है कि अगर उसने उसे मार दिया तो वो अपने गोल तक पहुंच सकता है। तभी उसके पीछे सिकी एक लकड़ी को लेकर आ जाता है, जिसे देखकर जीन उससे दूर हो जाता है। ये सिकी कहता है तुमने मेरे गोल को भला बुरा कहा ना, अपने शब्दों को वापस लो, मैं मामूली लड़ाई में नहीं पड़ता। तो सुनकर जिन अपना मास्क उतारता है और बोलता है बस 2 ही बॉल है, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को मारने के इरादे से लड़े। और हम देखते हैं कि जिन के मुंह के ऊपर काफी सारे स्टिचेस लगे हुए थे, जिसे देखकर सिकी भी शौक था, पर वो कहता है अपनी पुरानी चोट दिखाकर डरा रहे हो, ऐसा बस कमजोर लोग ही करते हैं। और तभी जिन अपने हाथों को दिखाता है, इसके ऊपर भी स्टिचेस लगी हुई थी। तभी जिन अपने हाथ को फाड़ देता है और वहाँ से ब्लड निकलना शुरू होता है, जो कि एक चेनसो के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसे देखकर सिकी कहता है कि क्या तुम अपने ब्लड को कंट्रोल कर सकते हो। जिन कहता है क्यों, तुम नहीं कर सकते क्या? अगर तुम्हें डर लग रहा है तो भाग सकते हो। सिकी कहता है मैं अपने गोल को हासिल किए बगैर नहीं भागूंगा। इसे सुनकर जिन कहता है तुम शायद अपने पापा की मौत का बदला लेना चाहते हो, अगर ऐसा है तो हम दोनों अभी भी एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। तो सिकी कहता है मैं तुमसे उम्मीद भी नहीं रखता, और वो भी अपनी उंगली को काट कर ब्लड कंट्रोल करने की ट्राई करता है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। जिन कहता है कि अगर तुम ऐसे ही मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो तो तुम मरोगे। इसे सुनकर सिकी उसे कहता है चुप रहो, लेकिन फिर भी वो अपने मन में सोचता है ये इसे इतनी आसानी से कैसे कर सकता है। और इस बात को सोचकर सिकी को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो एक लकड़ी के सहारे लड़ने के लिए तैयार होता है। तो दोनों ही एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि सिकी की लकड़ी आधी से ज्यादा कट चुकी थी। साथ ही में उसके बगल में एक पेड़ भी नीचे गिर जाता है। इसी दौरान देखते हैं हम होमारी को, जो कि जिन सिकी दोनों को ढूंढ रही थी। तभी वो एक डाली से टकरा कर नीचे गिर जाती है और फिर से खुद को कोसते हुए रोने लगती है कि वो किसी भी काम की नहीं है, पर फिर भी वो खुद को मोटिवेट करके वहाँ से आगे बढ़ने लगती है। और हम देखते हैं उसके ठीक पीछे वही बॉल पड़ी हुई है। अगले सीन में हम देखते हैं जिन को, जो कि सिकी
सीकी के ऊपर अटैक कर रहा था। सीकी उसके उस अटैक से बच जाता है। सीकी जिन के ऊपर अटैक करने की ट्राई कर रहा था, लेकिन वो अटैक जिन को लग ही नहीं रहे थे, उल्टा जिन उसे पेल रहा था। सीकी लड़ते हुए सोचता है कि आखिर ब्लड को कंट्रोल करने का मतलब क्या है। तभी जिन उसके पास आ जाता है और उसे पंच मार के दूर उड़ा देता है, जिससे सीकी खुद को बेबस महसूस करता है। लेकिन जिन सीकी को चिढ़ाते हुए कहता है, इस फाइट में तो मुझे अपने ब्लड को यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और वहाँ से जाने लगता है। तभी सीकी वापस से खड़ा होता है और कहता है, कहाँ भाग रहे हो। इसे देखकर जिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक तगड़ा अटैक सीकी के ऊपर कर देता है। लेकिन तभी इसी बीच होमारे सीकी के सामने आ जाती है। सीकी वो अटैक लगता है उससे पहले सीकी उसे बचा लेता है, लेकिन होमारे को बचाने के चक्कर में सीकी थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। इसे देखकर होमारे को काफी ज्यादा बुरा लगता है। सीकी जिन पर भड़क जाता है कि अगर वो अटैक उसे लग जाता तो वो मर सकता था, लेकिन जिन को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ होमारे को इतना ज्यादा बुरा लग चुका था कि वो खुद के ऊपर से कंट्रोल खोने लगती है। तो सीकी उसे समझाता है कि इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं, ये बस मामूली सी चोट है। लेकिन होमारे अभी भी उनसे माफी मांगी जा रही थी, और हम देखते हैं होमारे के मुंह से खून आना शुरू हो जाता है, और उसके खून से अगले ही पल एक बड़ी लड़की वाला बीस्ट बन जाता है। इसे देखकर ये दोनों ही शौक है, पर जिन कहता है एक ओनी के पास नॉर्मल लोगों से काफी ज्यादा खून होता है, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही है। तभी होमारे उन दोनों से कहती है, भागो वरना ये तुम्हें मार देगी, और तभी वो बीस्ट उन दोनों के ऊपर अटैक कर देती है। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं नाइतो को, जिसके पास प्रिंसिपल आके कहता है, आज तो बस ओरिएंटेशन था ना। तो नाइतो उसे कहता है, क्लास में रखने से अच्छा उनके लिए ट्रेनिंग सही है। जिसे सुन के प्रिंसिपल कहता है, तुम जो भी चीजें करते हो वो उनके लिए हमेशा सही होती है। हर साल बहुत सारे ओनी की डेथ होती है, और उनमें से ज्यादातर बच्चे ही होते हैं, जिन्हें तो इसका रीजन भी नहीं पता कि वो लोग आखिर क्यों मारे जा रहे हैं। और जो बच्चे जिंदा पकड़े जाते हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट होते हैं। मैं तो बस यही उम्मीद करता हूँ कि वो सभी जिंदा है। और ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके अगले ही सीन में हम देखते हैं सीकी को, जो उस अटैक से बच चुका था। कहता है, लगता है वो मांस वाला बंदा मारा गया। और तभी वहाँ पर जिन बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसे उस बीस्ट को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दूसरी ओर सीकी हमारे को समझाने लगता है कि तुम ही इसे कंट्रोल कर सकती हो, लेकिन हमारे बस उनसे माफी मांगती है और वहीं पर गिर जाती है। इसे देखकर सीकी सोचता है कि उसने अभी अभी अपना काफी सारा खून खो दिया है, तो मुझे उसे इस चीज से दूर करना होगा। लेकिन जैसे वो उसके नजदीक जाता है, वो बीस्ट हमारे को अपने हाथों से कवर कर लेती है, और तभी अपने मुंह से बहुत सारा खून को रिलीज करती है। जिसकी चपेट में ये दोनों ही आ जाते हैं। हमारे उन दोनों को समझाती है कि भाग जाओ वरना मेरी बहन तुम्हें मार देगी। इसे सुनकर सीकी खड़ा होता है और कहता है, भाग जाए आखिर कहाँ पर? अगर हमने ऐसा किया तो ज्यादा खून बहने की वजह से तुम मारी जाओगी। लेकिन हमारे कहती है, मुझे इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम बस अपनी जान बचाओ। पर सीकी कहता है, किसी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना कैसा लगता है मुझे पता है, तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन तभी वो बीस्ट एक जोरदार रोर करती है, और वो रोर इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसकी आवाज बाहर तक गूंजती है। इसके बाद हम देखते हैं सीकी को, जो कि पहले की तरह अपना हाथ जमीन पर रगड़ते हुए अपने खून को बहा रहा था। दरअसल नाइतो को इस अटैक के बारे में पता था, लेकिन वो सोचता है कि आखिर ये दोनों लौंडे उसे कैसे हैंडल करते हैं, मैं देखता हूँ। अगर ज्यादा सिचुएशन खराब हुई तभी मैं जाऊंगा। दूसरी ओर हम सीकी को देखते हैं, जो कि कोई भी वेपन को बना नहीं पा रहा था। तभी वो बीस्ट उसके ऊपर अटैक कर देती है। इसका एक तगड़ा अटैक सीकी को लग जाता है, और आगे सीकी सोचता है, कमजोर होना कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक बेइज्जती है। मैं आज तक कोई भी फाइट नहीं हारा हूँ, और पापा के मरने के बाद सब कुछ बदल चुका है। और ये सारी बातों को सोचकर वो वहाँ पर रोने लगता है। तभी जिन कहता है, रोना चाहते हो तो कहीं और जाकर रो। तो देख सीकी उसे गुस्से से कहता है, अपनी बकवास बंद करो। लेकिन तभी जिन बीस्ट के आगे जाके अपने दोनों हाथों से ब्लड निकाल कर उन्हें चेनसो में कन्वर्ट कर देता है। तो तभी हम देखते हैं नाइतो को, और वो कहता है, एक ही टाइम पर दो अलग अलग वेपन बनाने के लिए सीरियस कंट्रोल की जरूरत होती है। इसमें की काफी ज्यादा टाइम लगता है। एक ओनी ब्लड कोई भी सेफ और स्ट्रेंथ ले सकता है, जिसे कि वो अपनी दिमाग की मदद से बनाते हैं, और वो वेपन कुछ भी हो सकता है। दिमाग के अंदर वेपन की एक झलक बनती है, और वो झलक नर्वस सिस्टम में जाके ब्लड को वैसा शेप लेने का आदेश देती है, जिससे ब्लड वैसा ही शेप हासिल कर लेता है। और अगले सीन में हम जिन को देखते हैं, जो उस बीस्ट के ऊपर एक अटैक कर देता है, और अगला टारगेट उसकी गर्दन को बनाता है, पर वो बीस्ट अपनी गर्दन को बचा लेता है। लेकिन दूसरी तरफ सीकी अपने वेपन को बनाने की पूरी ट्राई करता है, लेकिन वो उसे बना नहीं पाता। और जैसे वो जिन को देखता है, उसे एक ख्याल आता है कि जिन जो कुछ भी अपने ब्लड से बनाता है वो कुछ काटने की चीज है। उसी तरह से हमारे भी अपनी बहन की चीजें बनाती है। इसे सोचकर सीकी को अपने वेपन्स की याद आती है, जिसे कि वो अपने घर पर बनाता था। और इन सारी चीजों को सोचकर उसे समझ आ जाता है कि उसे क्या करना है। वो उस बीच से लड़ते लड़ते जिन भी कमजोर होते जा रहा था। इसे देखकर नाइतो भी अपनी उंगली से ब्लड निकालता है। तभी बैटलफील्ड के अंदर सीकी कहता है, चलो अब मेरी बारी है। और हम देखते हैं कि सीकी ने अपने एक हाथ को एक बड़ी सी गन में कन्वर्ट कर दिया था। और आगे नाइतो कहता है, उसने आखिरकार समझ ही लिया। अभी बैटलफील्ड के अंदर वो बीस्ट उनके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वहाँ पर मौका देकर सीकी उसे बचते हुए सीकी उस बीस्ट के ऊपर
पर एम करते हुए अपनी गन को शूट कर देता है और शिकी की गोली जैसे ही उस बीस्ट को लगती है उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। और इस चीज को देखकर जिन और नाइटो दोनों ही शौक हो जाते हैं। तभी हम वहाँ पर होमारे को देखते हैं जो कि बेहोश होने के कगार पर ही थी और शिकी भी वहाँ पर कमजोर फील करने लगता है और नीचे गिर जाता है। जिन वहाँ पर नोटिस करता है कि शिकी के उस अटैक की वजह से ना केवल वो मोस्टर मारी गई बल्कि वहाँ का पूरा क्लाइमेट भी चेंज हो गया था। शिकी आगे होमारे का हालचाल पूछता है कि आखिर वो कैसा फील कर रही है, लेकिन शिकी वहाँ पर खुद भी बहुत ज्यादा वीक हो चुका था। तभी वहाँ पर नाइटो आता है और वो शिकी को बताता है कि अभी अभी उसने बहुत सारे खून का यूज किया है, इसीलिए उसे भी अभी वहाँ पर कमजोरी महसूस हो रही है। लेकिन वहाँ पर नाइटो की बात गलत साबित करने के लिए शिकी अपनी बॉडी को उठा रहा होता है और वो उठ भी जाता है, लेकिन अगले ही सेकंड वो वापस से नीचे गिर जाता है। नाइटो शिकी को बताता है कि अगर वो ऐसे ही अपने बहुत सारे खून को यूज करता रहा तो आगे चल के ये चीज उसे दिक्कत देगी। लेकिन साथ ही में अपने मन में वो सोचता है कि शिकी की जो पावर है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी शिकी नाइटो से कहता है कि वो जाके होमारे को चेक करे, क्योंकि नाइटो शिकी को तो बाद में भी देख सकता है। नाइटो उसे कहता है कि हाँ वो ऐसा ही करने वाला था और साथ ही में वो अपने मन में सोचता है कि शिकी की खुद की हालत इतनी ज्यादा खराब है फिर भी वो दूसरों के बारे में सोच रहा है। लेकिन तभी अचानक से नाइटो के पीछे जिन आ जाता है और नाइटो के ऊपर अटैक कर देता है और नाइटो जिन के अटैक को ब्लॉक करते हुए उसे पीछे धकेल देता है। जिन नाइटो से कहता है कि वो इन दोनों के बारे में सोच के टाइम वेस्ट ना करे। तो नाइटो कहता है सोचो अगर उस लड़की को इमरजेंसी ट्रीट की जरूरत हुई तो तुम क्या करोगे। लेकिन जिन कहता है वो उसकी प्रॉब्लम नहीं है और ये कहते हुए जिन दोबारा से अटैक करने के लिए तैयार होता है। अभी नाइटो कहता है कि वो अपने स्टूडेंट को इक्वली ट्रीट करता है, लेकिन वो इसमें जिन जिसे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो जिन कहता है वो चाहता भी नहीं कि नाइटो उसे पसंद करे और वो दोबारा नाइटो से पूछता है अगर मैंने यहाँ पर तुम्हें खत्म कर दिया तो क्या मैं सच में ग्रेजुएट हो जाऊंगा और अपनी पसंद की टीम ज्वाइन कर लूंगा। नाइटो कहता है हाँ ऐसा ही होगा और जैसे कि उसने पहले कहा था कि वो इस फाइट के अंदर अपने ब्लड का यूज नहीं करेगा तो जिन को इस फाइट में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी अचानक से नाइटो के ऊपर जिन अटैक कर देता है, लेकिन नाइटो उस अटैक से आराम से बच जाता है, जिसे देखकर जिन एक के बाद एक नाइटो के ऊपर अटैक करे जा रहा था। लेकिन उसके इस अटैक से नाइटो को कुछ भी नहीं होता। साथ ही में नाइटो जिन से कहता है वो ऐसे तो उसे कभी भी नहीं हरा पाएगा, क्योंकि उसके हाथ में जो अम्ब्रेला है वो बस शो के लिए नहीं है। और नाइटो वहाँ पर अपनी अम्ब्रेला का एक बटन दबाता है जिसकी वजह से वहाँ पर धुआं आ जाता है। नाइटो जिन से कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस धुएं के अंदर किसी भी तरह का पॉइजन मौजूद नहीं है। लेकिन इसे देखकर जिन सोचता है कि शायद नाइटो ने सरप्राइज अटैक करने के लिए धुआं बनाया और अगर नाइटो उसके पास आएगा तो वो उसे पीछे ही काट देगा। तभी नाइटो अचानक से जिन के ऊपर रबर बुलेट से अटैक करता है, तो उसे देखकर जिन एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। नाइटो बताता है कि जिन जो है वो क्लोज कॉम्बैट में माहिर है, इसीलिए वो उसे दूरी बनाकर उसके साथ फाइट करेगा और जिस चीज से वो अटैक कर रहा है वो एक रबर बुलेट है। तो वो जिन के वीक पॉइंट को टारगेट करके उसके ऊपर अटैक करे जा रहा था। तभी जिन सोचता है कि भले ही नाइटो उसे दूर रहकर फाइट कर रहा है, लेकिन उसके पास भी बहुत तरीके हैं फाइट करने के, और तभी वो अपने ब्लड को यूज करके एक नया हथियार बना लेता है जिससे कि वो नाइटो के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर नाइटो को समझ आता है कि जिन लॉन्ग अटैक भी कर सकता है और इसी तरह के बहुत सारे अटैक जिन नाइटो के ऊपर करता है। लेकिन नाइटो उसके हर एक अटैक से इजीली बच रहा था और इसी दौरान अचानक से जिन नाइटो के पीछे आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर नाइटो दोबारा से स्मोक का यूज करता है। अब स्मोक की वजह से जिन अपने आसपास की चीजों को देख नहीं पा रहा था। इसी दौरान नाइटो उसके पीछे आ जाता है और उसे एक पंच मारता है जिससे जिन बहुत दूर जाके गिरता है। नाइटो आगे जिन की सारी गलतियों के बारे में बताता है। वो अपने राइट हैंड का बहुत ज्यादा यूज करता है, तो इसीलिए उस पर अटैक करना बहुत ही ज्यादा आसान था। और वो जिन से कहता है वो इस तरह की इंजर्ड हालात में नाइटो के साथ फाइट करके उसे जीत सकता है, तो वो गलत फहमी में है। जिन को सबसे पहले तो अपने अपोनेंट की स्ट्रेंथ को जानना चाहिए। जिन दोबारा से अटैक करने की ट्राई करता है, लेकिन इस बार नाइटो अपने अम्ब्रेला की मदद से उसे पकड़ लेता है और उसे बताता है कि इस फाइट के दौरान उसने अपने बहुत सारे ब्लड को वेस्ट कर दिया है, जिससे वो इस अम्ब्रेला से बाहर भी नहीं आ सकता था। लेकिन अगर ये फाइट रियल होती तो जिन अब तक मारा जा चुका होता। जिन वहाँ पर उस अम्ब्रेला से बाहर निकलने की बहुत ट्राई कर रहा था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। नाइटो आगे जिन को बताता है, मैं ये बात जानता हूँ कि तुम अपने फादर को देखना चाहते हो, तो मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे फादर एक मोमोतारो है। और ये बात सुन के शिकी थोड़ा सा हैरान होता है। शिकी को पता चलता है कि जिन के फादर ने ही जिन से उसकी फैमिली को छीन लिया और उसकी बॉडी के ऊपर जितने भी स्कार्स है वो उसे उसके फादर ने ही दिए हैं। जिन बताता है कि उसने अपना बचपन बहुत ही मुश्किल हालात में काटा है और अब वो एक ही चीज के लिए जीता है, जिसमें कि उसे अपने फादर को मारना है। और ये कहते हुए जिन अपनी पूरी ताकत लगाकर उस छाते से बाहर निकलने की ट्राई करता है और वह निकल भी जाता है। नाइटो वहाँ पर टाइम की बर्बादी ना करते हुए जिन का मुंह पकड़ के उसे जमीन में घुसा देता है। अगर अपने गोल को पाने के लिए तुम्हें तुम्हारी जान गंवानी पड़े तो उस गोल का कोई मीनिंग ही नहीं है, उसे अपने गोल को पाने के लिए जीना होगा। लेकिन जिन अभी भी नहीं समझ रहा था, तो नाइटो उसे एक पेड़ से बांध देता है। इसके बाद वो कॉल करता है और नर्सिस को मदद के लिए यहाँ पर बुलाता है और इसी के साथ उन्हें बताता है कि हमारे गेम से बाहर हो चुकी है, उसने अभी जिन को भी पकड़ लिया है, तो अब बच्चा सिर्फ शिकी है। तभी शिकी वहाँ पर कहता है वो अभी भी बिल्कुल ठीक है। तो नाइटो उसे बताता है अभी उसके पास तकरीबन 5 मिनट
मिनट बचे हैं। और वहाँ पर बॉल दिखाते हुए उसे कहता है ये उसे रास्ते में पड़ी मिली थी। और वो सिकी से कहता है उसके पास अब 2 ही ऑप्शन है, पहला तो वो दूसरी बॉल को ढूंढे या फिर नाइटो के हाथ में जो बॉल है उसे छीन ले। और सिकी यहाँ पे पीछे मुड़ता है और वहाँ से भागना शुरू कर देता है। तो नाइटो कहता है अच्छा भागने की कोशिश कर रहे हो। नाइटो भी सिकी का पीछा करता है। जीन वहाँ पर ये चीज नोटिस करता है कि अब वो यहाँ से नहीं निकल सकता। तभी सामने की झाड़ियों में से सिकी निकलता है। सिकी जीन के पास आकर उसे कहता है वो उसकी यहाँ से निकलने में हेल्प करेगा, लेकिन इसके बदले में उसे भी सिकी की हेल्प करनी होगी, क्योंकि वो ये बात जानता है कि वो अकेले तो नाइटो को नहीं हरा पाएगा। तो इसीलिए वो इसमें जीन की हेल्प मांगता है। पर जीन इस चीज के लिए साफ साफ मना कर देता है कि अगर मुझे तुमने बचाया तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा शर्म की बात होगी। तो सिकी कहता है तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तुम्हारा गोल या फिर तुम्हारा घमंड। वैसे मुझे भी तुम कुछ खास पसंद नहीं हो, पर फिर भी मैं अपने गोल को पाने के लिए तुम्हें बचा रहा हूँ। और जीन उसे कहता है तुम्हें इससे कोई भी मतलब नहीं है। और वो सिकी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी सिकी उसे बता देता है कि उसके डैड भी मोमोतारो थे। और ये बात कहते हुए वो फिर से जिन को मनाने की ट्राई करता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं नाइटो को कि वहाँ पर सिकी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन सिकी उसे कहीं भी नजर नहीं आता। लेकिन इसी दौरान उसे सिकी एक जगह पर भागते हुए नजर आ जाता है और नाइटो अचानक से सिकी के सामने आ जाता है। नाइटो सिकी से कहता है क्या तुम वापस स्कूल जा रहे हो? अगर तुम बिना बोल लिए स्कूल जाओगे तो इसका कोई भी मतलब नहीं रहेगा। लेकिन तभी हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं कि जीन आखिरकार सिकी की मदद करने के लिए मान जाता है। और तभी प्रेजेंट के सीन में जीन एक पेड़ के ऊपर से कूदता है, लेकिन वो नाइटो को कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन तभी नाइटो देखता है कि जीन के हाथ में एक रस्सी है और ये वही रस्सी थी जिसे नाइटो ने जीन को बांधा हुआ था। और इस रस्सी की मदद से ही वो लोग नाइटो को बांध लेते हैं और दोनों मिलकर नाइटो को अपनी ओर खींचने लगते हैं। मौके को देखते हुए सिकी नाइटो के पास जाता है और उसके हाथ से उस बॉल को गिरा देता है। एंड अब बॉल नीचे गिरी हुई थी, जिसे देखकर नाइटो सोचता है अब इनके पास बस 3 मिनट का समय है और अगर ये यहाँ से भाग के जाते हैं तो इतने में कोई भी स्कूल नहीं पहुंच पाएगा और जो भी शायद पहले बॉल को लेकर भागेगा उसका पीछा दूसरा करेगा। और जब वो दोनों ये चीज करेंगे नाइटो मौका देकर उनसे वो बॉल छीन लेगा। लेकिन तभी वहाँ पर सिकी जीन से कहता है कि वो उस बॉल को ले और वहाँ से स्कूल भागे। जीन ऐसा ही करता है और बॉल उठाकर वहाँ से स्कूल की ओर भागना शुरू कर देता है। सिकी वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि उसने आखिरकार नाइटो से बॉल को छीन ही लिया और अब वो लोग जीत जाएंगे। और नाइटो सिकी को बताता है कि अगर जीन उस बॉल को लेकर स्कूल के पास पहुंचा तो बस वही पास होगा, तो तुम लोग फेल। जिसे सुनकर सिकी वहाँ पर काफी ज्यादा निराश हो जाता है, क्योंकि वो इस रूल के बारे में तो भूल ही चुका था। अगले सीन में हम जीन को देखते हैं जो कि उस बॉल को लेकर भाग रहा होता है, लेकिन तभी वो सोचता है कि अभी भी उसकी मदद सिकी ने की थी, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि सिकी किसी भी बात में उसकी मदद करे। इसीलिए वो दोबारा से सिकी की ओर भागना शुरू करता है। इसे देखकर सिकी जीन से पूछता है कि वो आखिर यहाँ पर वापस क्यों आ रहा है। जीन उसे बताता है कि वो नहीं चाहता कि सिकी उसके ऊपर किसी भी तरह का एहसान बने। लेकिन तभी उनके पास एक अजीब सी चीज भागते हुए आती है और नाइटो इस चीज का नाम मुकू बताता है, जो कि बहुत ही तेज भागता है। दरअसल मुकू का काम है इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करना और उसके जरिए नाइटो को पता चलता है कि क्योटो ब्रांच की जो डीमन एजेंसी है उन्हें मदद की जरूरत है, क्योंकि मोमोतारो एजेंसी ने उनके ऊपर अटैक कर दिया है, तो इसीलिए उन्हें बैकअप की जरूरत है। जिसके बाद हम इन चारों को देखते हैं जो सोच रहे थे कि आखिर उनका एग्जाम कब स्टार्ट होने वाला है, लेकिन तभी तीनों उनके पास भागते हुए आते हैं। नाइटो उन्हें बताता है कि उनका एग्जाम अब कैंसिल हो चुका है, क्योंकि उन्हें किसी इमरजेंसी मिशन में जाना है और हुमारे ने अपने बहुत सारे ब्लड को वेस्ट कर दिया है, इसीलिए उसे रेस्ट की जरूरत है। इसके अगले ही सीन में वो सभी लोग एक शिप में बैठकर क्योटो की ओर जाने के लिए निकल पड़ते हैं और वहाँ पर एक कमरे के अंदर सिकी अपने हॉर्न्स को छुपाने की कोशिश कर रहा था और वो उसे छिपाने में कामयाब हो जाता है। और इसी चीज को वो इकारी को दिखाता है, देखो मैंने अपने हॉर्न को छुपा लिया। लेकिन इकारी को इस चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता। इकारी उसे बताता है कि ये फालतू की चीजें उसके लिए कोई भी मायने नहीं रखती। इसी बात पर इन दोनों की बहस वहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। तभी ये लड़का नाइटो से पूछता है कि क्या सच में वो लोग वहाँ पर जा रहे हैं, कि वहाँ पर सभी मोमोतारो एजेंसी ने अटैक कर दिया है। तो नाइटो उन्हें बताता है कि अभी उनके पास कोई भी चॉइस नहीं है, क्योंकि उनके अलावा बाकी सारी क्लास फील्ड वर्क कर रही है, लेकिन उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो इस काम में सपोर्ट टीम का रोल निभाएंगे। जिसे सुनकर सिकी कहता है क्या सच में इसमें हम फाइट नहीं करेंगे। युसुबे कहता है कि सपोर्ट करना ये भी एक इम्पोर्टेंट काम है। कि निकारी कहता है उसे बैटल एक्सपीरियंस चाहिए, ना कि कोई काम। लेकिन तभी एक लड़का नाइटो से पूछता है कि सपोर्ट एजेंसी में उनका क्या काम रहेगा। तो नाइटो उन्हें बताता है पहले तो तुम्हें ये जानने की जरूरत है कि आखिर डीमन एजेंसी में होता क्या है। पहला होता है बैटल यूनिट, जो कि मोमोतारो एजेंसी के साथ फाइट करते हैं। दूसरा यूनिट है सपोर्ट यूनिट। सपोर्ट यूनिट डीमन को बचाती है, क्योंकि इंसानों के बीच में रहते हैं, क्योंकि डीमन होते हैं वो आम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, इसीलिए इन चीजों में सपोर्ट यूनिट उनकी मदद करता है। तो इसीलिए ये सभी लोग अब सपोर्ट यूनिट की तरफ ही जा रहे हैं। सिकी वहाँ पर सोच रहा था कि अगर क्योटो में उसे सामेदारी मिल गया तो, लेकिन नाइटो उसे बताता है कि वो जिस मोमोतारो को ढूंढ रहा है वो क्योटो में नहीं है। तभी यूसुरे नाइटो से पूछता है कि आखिर क्योटो में किस लेवल के मोमोतारोस होते हैं। तो नाइटो बस एक ही चीज कहता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। इसके अगले ही सीन में ये सभी लोग डीमन एजेंसी के पास पहुंच जाते हैं और उनकी मुलाकात एक लेडी से होती है और वो उन्हें अंदर ले जाती है, जहाँ पर की एक अंडरग्राउंड टनल होता है। जिसके अगले ही सीन में हम सुबाकिरी नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि मोमोतारो एजेंसी का कैप्टन है और उसके
साथ एक लड़की भी मौजूद थी जिसका नाम है योमोगी, जो कि उस मोमोतारो एजेंसी की वाइस कैप्टन है। सुबाकिरी योमोगी से कहता है, अच्छा होता अगर हमें यहाँ पर एक फीमेल डीमन मिल जाती। दरअसल वो फीमेल होने को इसलिए ढूंढ रहा है क्योंकि उनके ऊपर रिसर्च करना आसान होता है और वो पेन टॉलरेंस भी है। इस बात को सुनकर योमिकी कहती है कि सुबाकिरी के जो एक्सपेरिमेंट है बहुत ही ज्यादा घटिया और वाहियात किस्म के हैं, खासकर ये चीज जिसे उसने अभी अभी बनाया है। और हम एक बहुत ही अजीब सी चीज को देखते हैं। सुबाकिरी बताता है कि जिस चीज को उसने बनाया है वो चीज बस ओनी को ही खाती है, तो इसीलिए इस चीज का यूज वो रिसर्च और एक्सपेरिमेंट में करता है और ये बहुत ही ज्यादा लॉयल भी है। योमोगी कहती है, उसे पता है कि सुबाकिरी को एक्सपेरिमेंट करना बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन उनका पहला काम है डीमन को खोजना और उन्हें मार गिराना। योमिगी उसे यही चीज भी पूछते है कि आखिर वो मोमोतारो एजेंसी में कर क्या रहा है। तो सुबाकिरी कहता है, ओनी का जो ब्लड है वो बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज है, क्योंकि ओनी उस ब्लड से खुद की बॉडी को हील कर सकते हैं और जैसे मन चाहे उसे बदल सकते हैं। लेकिन होमोगी उसे याद दिलाती है कि मोमोतारो एजेंसी का काम है बस खतरनाक ओनी को खत्म करना। पर सुबाकिरी बताता है उसे पैसे से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि उसे तो बस एक्सपेरिमेंट करना पसंद है। और वहीं पर हम एक ओनी के बच्चे को देखते हैं जो उनसे छिप कर एक जगह पर बैठा हुआ था और दूसरी तरफ ये दोनों उस बच्चे से दूर जाने लगते हैं, जिससे कि ये बच्चा थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। लेकिन तभी सुबाकिरी अचानक से उस बच्चे के सामने आ जाता है, जिसे देखकर ये बच्चा काफी ज्यादा डर जाता है। सुबाकिरी उसे देखकर कहता है, तुम जानते हो तुम मेरे लिए कितने काम आ सकते हो, वैसे भी मेरे पास एक्सपेरिमेंट के लिए चीजों की कमी है। तभी वो वहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करता है और उसकी पावर से बॉडी को मैनिपुलेट करना, जिसे देखकर होमोगी बताती है कि जितने भी मोमोतारो मौजूद है वो ब्लैक मिस्ट का यूज करते हैं, जिसकी मदद से कुछ लोग उससे वेपन बनाते हैं तो कुछ लोग उसे शील्ड की तरह यूज करते हैं और इससे वो बहुत तरह के वेपन बना सकते हैं। लेकिन सुबाकिरी है वो अपने ब्लैक मिस्ट से बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। और यहाँ पर हम देखते हैं सुबाकिरी अपनी पावर की मदद से उस बच्चे को मार देता है, जिसके अगले सीन में हम देखते हैं नाइटो को और उन्हें डीमन एजेंसी के पास ले जाता है और वहाँ की जगह दिखाकर कहता है ये है डीमन बेस। और तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि इन सभी बच्चों के साथ नाइटो को देखकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे पता नहीं था कि तुम भी यहाँ पर आने वाले हो। यहाँ पर वो एक लड़की को देखकर कहता है, तो यहाँ पर एक क्यूट लड़की भी मौजूद है यहाँ। इसे देखकर वो अपने बाल ठीक करने लगता है और ये करने के बाद वो उस लड़की से उसका नंबर मांगता है। लेकिन उस लड़की को उसकी हरकतों को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे बताती है कि मुझसे फ्लर्ट करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं, जिसे सुनकर ये बंदा वहाँ पर थोड़ा सा दुखी होने का नाटक करता है। लेकिन आगे वो बताता है कि खैर छोड़ो, मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सेकी इस आदमी को देखकर कहता है कि आखिर ये है कौन। नाइटो बताता है कि इसका नाम है क्योया और ये क्योटो बेस के सपोर्ट यूनिट का कमांडर है। इसके बाद क्योया बताता है कि वो नाइटो साथ ही में रेसेस्टो एकेडमी में पढ़ते थे और वो दोनों क्लासमेट थे। तो नाइटो उसे कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ से फ्रंट लाइन पे जा रहा हूँ। इसे सुनकर सिकी उसे कहता है कि उसे भी उसके साथ आना है और हिकारी कहता है कि वो क्योयो की मदद नहीं करेगा। तो क्योयो नाइटो से कहता है, तुम्हारे लिए इन्हें पढ़ाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहता होगा ना। लेकिन नाइटो क्योयो से कहता है, तुम इन लोगों से जैसा मन चाह काम करवाना चाहते हो वैसा काम करवा सकते हो। और ये कहने के बाद नाइटो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर एक नर्स क्योयो को अंदर बुला रही थी और उसे अंदर आकर अपना काम करने के लिए कहती है। लेकिन वो नर्स वहाँ पर स्टूडेंट को देखकर उन्हें भी अंदर बुला लेती है और वो उन्हें पूछती है कि क्या वो लोग रेसेस्टो एकेडमी से हैं। जिसके बाद ये सभी लोग अंदर जाते हैं, जहाँ पर सिकी देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे डीमन पेशेंट मौजूद है। तभी वो नर्स उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर जो भी पेशेंट मौजूद है वो अभी जो लड़ाई हुई थी उसमें ही घायल हुए हैं। इसके बाद हम एक पेशेंट को देखते हैं जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन क्योयो वहाँ पर कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। लेकिन सिकी उस पेशेंट की हालत को देखकर क्योयो से कहता है, तुम इसे बिल्कुल भी बचा नहीं सकते। लेकिन क्योयो से बताता है कि वो सभी तरह की चीजों को हैंडल कर लेगा, क्योंकि किसी रीजन से ही वो यहाँ पर है। तो ये मामूली सी चीज उसके लिए कुछ भी नहीं, तो फिर देखो मैं क्या कर सकता हूँ। इसके बाद हम एक बैटलफील्ड वाला सीन देखते हैं, जहाँ पर सुबाकिरी ने कुछ ओनी को मार दिया था और उसके सामने कई सारे ओनीस आ जाते हैं। सभी ओनी आपस में बात करते हैं कि कमांडर और वाइस कमांडर बहुत पहले ही मारे जा चुके हैं। लेकिन तभी वहाँ पर नाइटो पहुंच जाता है और वो तुरंत ही अपने ब्लड की मदद से सुबाकिरी के ऊपर अटैक करता है। लेकिन सुबाकिरी को उस अटैक से कुछ भी नहीं होता। सुबाकिरी नाइटो को देखकर कहता है, बहुत समय बाद तुम मुझे दिखे, तुम आखिर क्योटो में कर क्या रहे हो हाँ। और वो नाइटो से ये भी पूछता है कि क्या क्योटो में कोई ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे ओनी इकट्ठा होते हो। अगर मोमोतारो एजेंसी उन डीमन को खत्म करती है तो क्योटो में कोई भी डीमन नहीं बचेगा। और नाइटो कहता है कि वो इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं जानता। इसे सुनकर सुबाकिरी कहता है, तुम्हें नहीं पता, मतलब कि शायद यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, शायद मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए। और वो नाइटो से ही पूछता है, क्या क्योटो में कोई ऐसी जगह है जहाँ पर मैं आराम से रह सकता हूँ। जिसे सुनकर नाइटो कहता है, तुम्हें जाना तो चाहिए। इसे सुनकर सुबाकिरी उस जगह के बारे में पूछने लगता है। तो नाइटो कहता है, वो जगह है नर्क।
जिसके अगले सीन में हम देखते हैं क्योयो को, जहाँ पर वो अपने ब्लड का यूज करके उस पेशेंट को ठीक कर देता है। और वो पेशेंट जैसे उसके ब्लड को पीता है, थोड़ी देर के बाद ही उसके हाथ वापस से रीजनरेट हो जाते हैं और इसकी बॉडी पर जो घाव लगे थे वो भी ठीक होने लगते हैं। सिकी क्योयो से पूछता है कि क्या इस पेशेंट के पैर भी ठीक हो जाएंगे, तो क्योयो उसे बताता है कि ये पेशेंट धीरे धीरे करके उसके थोड़े थोड़े डोजेस लेकर ठीक हो जाएगा। अगर मैं पेशेंट को एक साथ बहुत सारा अपना खून देता हूँ तो उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारी एंटीबॉडी बन जाएगी और एक टाइम पर वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होगी कि उसकी बॉडी उसे रीजनरेट करना ही भूल जाएगी। इसके बाद क्योयो उस आदमी से कहता है कि अब शायद आप बैटल यूनिट से रिटायर हो जाएंगे, तो आगे आकर आप सपोर्ट यूनिट में हमारी मदद कीजिएगा। क्योयो आगे बताता है कि उसे पता है कि ये सभी लोग फ्रंट लाइन पे क्यों जाना चाहते हैं, लेकिन जो लोग भी फ्रंट लाइन पर मौजूद है उन्हें ये बात पता होनी चाहिए कि उनके पीछे सपोर्ट यूनिट उनकी मदद करने के लिए खड़ा है। और उसकी ये बात सुनकर इकारी कहता है, तुम तो बहुत ही कमाल के हो, मुझे लगता था कि तुम नालायक और बेकार होगे, पर तुम तो काम के इंसान हो। ये कहता है कि आपने तो मुझे इमोशनल कर दिया, और वो सभी लोग इसकी इस काम में मदद करने के लिए तैयार होते हैं। तभी वहाँ पर क्योयो कहता है कि उसके पास सिकी के लिए एक काम है, तो वो चाहता है कि सिकी उसे हैंडल करे। तो सिकी उसे पूछता है कि आखिर वो काम है क्या, तो क्योयो सिकी को एक लड़की के बारे में बताता है कि उसे उस लड़की का ध्यान रखना है और उस लड़की का नाम है मे। दरअसल मोमोतारो के एक अटैक के दौरान उस लड़की ने अपने पेरेंट्स को खो दिया और वो उन्हें अभी तक नहीं मिले। क्योयो को लगता है कि सिकी बहुत ही ज्यादा दयालु है और वो सिकी के ऊपर भरोसा कर सकता है। आगे सिकी उस लड़की के पास जाता है। सिकी वहाँ पर मे से बातें करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं कोई भी जवाब नहीं देती। तभी सिकी उसे पूछता है कि क्या तुम हिदुविहारा घूमना चाहती हो, तो मैं सिकी से कहती है कि आखिर ये क्या चीज है। सिकी उसे कहता है कि ये तुम्हारी पढ़ाई में अभी तक नहीं आया, तो मैं उसे बताती है कि वो कभी भी स्कूल में नहीं गई। लेकिन तभी सिकी देखता है कि वहाँ पर कई सारे पेशेंट आ जाते हैं। नर्स क्योयो से बताती है कि घूमते वक्त सपोर्ट यूनिट को ये बहुत सारी बॉडीज मिली, जो कि लगभग 30 है। ये देखते हैं कि इन्हीं बॉडी के अंदर उसके मॉम डैड भी मौजूद है, और ये चीज देखकर सिकी और क्योयो को भी पता चलता है कि ये मे के पेरेंट्स है। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं नाइटो को, जहाँ पर सुबागिरी नाइटो से कहता है दरअसल वो नर्क जाना तो पसंद नहीं करेगा, लेकिन क्या उन्हें वो गिफ्ट मिला जिसे उसने भेजा था। सुबागिरी बताता है कि जिन डीमन को उसने मारा था उनकी बॉडी के अंदर उसने अपने ब्लैक मिस्ट को भी रख दिया था, जिससे कि उसे उस बॉडी को ढूंढने में आसानी हो, क्योंकि वैसे भी सुबागिरी अपने ब्लैक मिस्ट से बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं डीमन एजेंसी को। वहाँ पर मे के फादर होते हैं, वो अचानक से मे को कस के पकड़ लेते हैं, जिसे देखकर सिकी और क्यों मे को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल मे के फादर की बॉडी ये सारी हरकतें सुबागिरी के मुताबिक कर रही थी। अब मे को अपने फादर से बचाने के लिए क्यों उसके फादर के सिर में एक नाइफ को घुसा देता है, जिससे कि उसका ब्रेन काम करना बंद कर देता है। और अभी जो सारी चीजें हुए उसे देखकर सिकी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है वो सुबागिरी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि जो बॉडी को वो लोग अभी अभी लेकर आए हैं वो धीरे धीरे मूवमेंट करना शुरू करती है।